वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए, हमारा चैप्टर है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं हम कि इंडिपेंडेंस से पहले भारत को आजादी 1947 में मिली। उससे पहले हम ब्रिटिश के अंडर में थे, यानी ब्रिटिश के गुलाम थे। तो हमें इस चैप्टर में एक हमारे पास वर्ड आ रहा है कॉलोनियल रूल। व्हाट इज कॉलोनियल रूल? सबसे पहले हम इसको जानेंगे कॉलोनियल रूल क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रूल इन विच वन कंट्री रूल ओवर अदर कंट्री। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है। तो जो रूल करते हैं उसे रूलर कंट्री बोलते हैं, रूलर शासक कंट्री बोलते हैं, और जिसके ऊपर करते हैं उन्हें कॉलोनी बोलते हैं या गुलाम कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा हुआ कैसे, आखिर कॉलोनी कैसे बनी, आखिर एक रूलर और एक मतलब शासक गुलाम कैसे बने दूसरे। ये यूरोप में उस टाइम पे क्या हुआ था, पहले यूरोप में एकदम से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई थी। मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आना, बहुत बड़े लेवल पे, पैमाने पे वहां पे इंडस्ट्री पनपने लगी थी, विस्तार होने लगा था, बड़ा विस्तार, मतलब बहुत। अब उनको क्या करना था, अपने माल को बेचना था। माल को बेचने के लिए उनको मार्केट चाहिए, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में मार्केट तलाश की। उसमें एक इंडिया भी मिली। प्लस में उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल की कमी थी। तो रॉ मटेरियल के लिए भी इंडिया बहुत अच्छी जगह थी। तो दोनों तरीके से इंडिया उनको बहुत फायदेमंद लगा कि वहां पे रॉ मटेरियल भी मिल रहा है और हम यहाँ पे अपना माल भी बेच सकते हैं। तो फिलहाल अब ये कॉलोनियल रूल के बारे में है कि होता क्या कॉलोनियल रूल और किस लिए कॉलोनी बनाई गई थी। अब हम आते हैं कि भाई टॉपिक हमारा ये है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से उसको तोड़ा गया, निचोड़ा गया, एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे उसको बर्बाद किया गया। तीन मेन इंडिपेंडेंस के टाइम पे तीन मेन सेक्टर थे। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एक इंटरनेशनल ट्रेड है। तीसरा एरिया ये था एग्रीकल्चर। यहाँ की खेती को कैसे ब्रिटिश ने तबाह किया, इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई, और भारत से बाहर जो व्यापार होता था, भारत का माल जो बाहर जाता था, वो किस तरह से बर्बाद हुआ, उस व्यापार को किस तरह से ब्रिटिश ने बर्बाद किया, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने। सबसे पहला तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम लेकर आए ब्रिटिश। जमींदारी सिस्टम क्या होता है कि जमींदार को एक एरिया में खेती है, किसानों के ऊपर जमींदार को उन्होंने प्लॉट कर दिया, मतलब अपॉइंट कर दिया कि जमींदार इतने एरिया के हो जाएंगे। तो जमींदारों ने क्या किया, धीरे धीरे किसानों की, फार्मर्स की जमीन को हड़पना शुरू कर दिया, कर्जे में लाके उनको कर्जदार बनाते गए। तो जमींदारी सिस्टम में यही था कि जो रेवेन्यू कौन कलेक्ट करते थे, जमींदार। और जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे, ब्रिटिश को। उसका हिस्सा ब्रिटिश ने फिक्स कर दिया कि हमें इतना % टैक्स चाहिए। अब आप कैसे देंगे वो आप समझिए। तो जमींदारों ने क्या किया, किसानों से ज्यादा टैक्स लिया, ब्रिटिश को भी पे किया, और प्लस में उनको भी बहुत फायदा हुआ। तो ब्रिटिश ने रेवेन्यू थ्रू जमींदार सिस्टम, यानी कि जमींदारों ने रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किया। इससे जो यहाँ के फार्मर्स थे वो फार्मर ना होके अब टिलर हो गए, यानी अब वो जमींदारों की जमीन पे काम करने लगे। उनकी अब वो जमीनें जो उनकी खुद की थी वो जमींदारों के अंडर हो गई, और धीरे धीरे उनकी पीढ़ियां जो है बहुत ज्यादा कर्जे में जाने लगी। उस कर्जे को वो उतारने में भी बहुत सक्षम नहीं थे, तो मजबूर होकर उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ गई थी। तो पहला एक्सप्लॉयटेशन यही है, रेवेन्यू जमींदारी सिस्टम के द्वारा होता था, और टैक्स का रेट बहुत हाई था। जो कर लिए जाते थे बहुत ज्यादा लेवल पे हाई थे। किसानों के पास इतना अनाज नहीं होता था कि वो अगले साल तक के लिए बचा पाए। जिस साल अनाज होता था उस साल उनका टैक्स देने में सारा चला जाता था, और जो बचता था उससे वो सिर्फ अपने साल भर का गुजारा कर पाते थे। बाई चांस किसी साल अकाल पड़ गया या सूखा या बाढ़ आ गई या कुछ ऐसी सिचुएशन होती थी, तो उनके ऊपर कर्जों का भार बढ़ता ही जाता था। तो इस प्रकार से ये जो आपका छोटा इंट्रो है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिश ने कैसे एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, तबाह किया, खत्म किया।
इंडस्ट्री को कैसे किया? मैंने आपको अभी बताया कि इंडस्ट्री वहां की बहुत ज्यादा डेवलप करने लगी, ग्रो करने लगी। इंडस्ट्री ग्रो करने लगी तो उनको अपना माल बेचना था ना, तो उन्होंने क्या किया, फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड, यानी बाहर से, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो माल आ रहा है, बना हुआ माल आ रहा है, उसकी फ्री इंपोर्ट कर दिया कि भारत में उस पर कोई टैक्स, कोई ड्यूटी स्टैंप नहीं लगेगा, उसको भारत में फ्री उतारा जाए और ज्यादा से ज्यादा लेवल पे बेचा जाए। और यहां से जो माल बन के जाता था यूरोपीय कंट्रीज में, उसको उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी गई, हैवी रेट ऑफ टैक्स लगा दिया गया। ड्यूटी क्या होती है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसको और जो टैक्स लगता है, जो पैसा लगता है, कर लगता है, उसको हम ड्यूटी बोलते हैं, ड्यूटी स्टैम्प। तो इंपोर्टिंग हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। भारत से बहुत सारी चीजें आया करती थी, हाथ की जो बनी हुई चीजें होती थी, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट या जो भी है, कढ़ाई बुनाई की चीजें बहुत ज्यादा पैमाने पे भारत से वहां जाती थी। सबके ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दिया, यानी भारी मात्रा में टैक्स कर लगा दिया, जिसकी वजह से भारत के व्यापारियों को ब्रिटेन पे बेचना पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, जो ब्रिटेन से इंपोर्ट आ रहा था, जो भी माल आ रहा था, वो सस्ता आ रहा था इंडिया में, जो यहाँ के लोगों को यहाँ के माल से सस्ता लगता था, तो उनकी बिक्री बढ़ गई। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश। इंडियन हैंडीक्राफ्ट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? आप देखिए, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट से माल हाथ से बन रहा है, उसमें टाइम लगता था, मेहनत लगती थी, और जो पैसा है जितने का वो पड़ता है, उस पर ड्यूटी भी लग गई, और ड्यूटी लग के वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में अब भेजा जा रहा है, तो वो ज्यादा पैसे का पड़ता था। जबकि इंग्लैंड में जो माल बनता था वो रिवोल्यूशन की वजह से सस्ता हो गया। इंडिया का माल कॉस्टली हो गया और इंग्लैंड का माल, हैंडीक्राफ्ट वाला जो माल था, वो सस्ता हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग हाथों से बनाते थे, वहां मशीनों से बनने लग गया। तो इंग्लैंड में इंग्लैंड के सामान की, इंडियन के हैंडीक्राफ्ट की ही डिमांड बढ़ गई, जिस वजह से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेड था वहां पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर हो गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे किया? सबसे पहले यहाँ के एक्सपोर्ट पे हाई ड्यूटी लगाई गई, इंपोर्ट फ्री कर दिया गया, और हैंडीक्राफ्ट की जगह ब्रिटिश के मालों ने, तैयार वहां के मालों ने ले ली। ठीक। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड पे सेम यही बात है। इंटरनेशनल ट्रेड में कि पहला वही इंपोर्ट फ्री कर दिया गया, ब्रिटिश से जो भी सामान आ रहा था वो फ्री था, और एक्सपोर्ट पे हाई स्टाम्प, हाई ड्यूटी लगाया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कर लगाया गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को बाहर माल भेजना लगभग असंभव हो गया और उनके व्यापार की कमर टूट गई। ब्रिटिश यहां से रॉ मटेरियल फ्री लेके जाते थे, फ्री ड्यूटी कर दिया, ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री मतलब जो यहाँ का रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स नहीं लगेगा जी, विदाउट टैक्स वो जो ब्रिटेन में जा रहा है और उसका यूज किया जा रहा है, और जब वो माल फिनिश होकर यानी तैयार होकर आया तो उसको जो है उन्होंने उस पर भी ड्यूटी फ्री कर दिया। यानी दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का ही फायदा है। कैसे? उनको भाई यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे हैं, वो कच्चा माल लेके जा रहे हैं और वो फ्री में उनको बिना किसी टैक्स के वहां पे पहुंच गया, और फिर वो तैयार माल भी फ्री में आ रहा है, तो उनका माल जो है इंडियन मार्केट में सस्ता होगा कि नहीं होगा? सस्ता होगा। यहाँ का माल महंगा होगा, तो लोगों ने धीरे धीरे इंग्लैंड की चीजों को खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिससे यहाँ की बची कुची जो कसर थी वो भी खत्म हो गई। तो इस प्रकार से ब्रिटिश रूल के अंडर में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर, तीनों तरफ से, तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा मार पड़ी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी लगभग धराशायी हो चुकी थी उस टाइम पे। इसके बाद हम आगे और टॉपिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सुरक्षित रहिए।